नहीं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज बेटा एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? हेलो 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 हेलो, चलिए शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। बिना समय खराब किए हुए अपना कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि हम यकीन 2.0 बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किन के लिए है। ठीक है, तो ये बैच उन बच्चों के लिए है जो इस बार नीट का पेपर दिया था और थोड़े बहुत नंबर से रह गए होंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए भी है जो इस बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, साथ साथ नीट 24 भी देने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए है। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो शायद 11th क्लास में आए हैं लेकिन उनको अच्छे तरीके से 11th और 12th एक ही साल में रिवाइज करना है और आगे निकलना नीट 25 के लिए, उन बच्चों के लिए भी है। तो ये एक ऐसा वर्सेटाइल बैच है जो इस बार पेपर दे चुके हैं, 24 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी है। जो 24 में बोर्ड देंगे वो भी इस बैच में पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहली बात, हम नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं और नीट 23 हमने दिया था। अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि मेरा नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत किया था, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया था, सर नोट्स भी बनाया था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सिर्फ आप अकेले के जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप अकेले के रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बेटा ये एग्जाम ही ऐसा है जिसमें 21 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 10,000 ही सीट है। 20,000 ही मतलब पीछे के कॉलेजेस मिला के और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस मिला के कितने 30,000 सीट है। तो 1% 2% बच्चे ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अब मान लो जो टॉप 2% में आ रहा हो, टॉप 3% में आ रहा हो, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती है? सीट इतने लिमिटेड है ना, इतना ज्यादा इंडिया में कंपटीशन है ना, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपको इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो अगर आपके 580 नंबर आ रहे हैं, 590 नंबर आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, 540 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, ये सारे जो नंबर है ना 550, 560, 570, ये किन बच्चों के आते हैं? क्या इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी? बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। क्या इन्होंने लेक्चर नोट्स नहीं बनाया था? बनाया था। क्या इन्होंने टेस्ट नहीं दिया था? दिया था। टेस्ट का एनालिसिस भी किया था। इन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। हाँ, 400 नंबर भी जिनके आ रहे हैं, 450 नंबर भी जिनके आ रहे हैं, वो सारे 60-70% मार्क्स हुए ना बेटा, 75% मार्क्स हुए ना। अगर तुम 70% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 400 नंबर लेके आ रहे हो, 60% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 450, 500 नंबर लेके आ रहे हो, तो ऑलरेडी तुमने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। मैं जनरली इतनी तारीफ बच्चों की करता नहीं, लेकिन सच बात जो है वो कह रहा हूं। फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कंपटीशन। अच्छा मान लो नीट एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठते तो 10 लाख बच्चे बचते तो 550 में मेडिकल कॉलेज मिल जाता। हाँ, 20 लाख बच्चे बैठे इसलिए तो 550 में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है ना। बात तो सही है। तो सर अब कोई बात नहीं, जो कंपटीशन है उससे हम चेहरा तो नहीं घुमा सकते, हमें तो उसको फाइट करना पड़ेगा। तो बेटा कोई बात नहीं, एक बार और अपने आप को समेटो और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि बहुत मेहनत हमने किया लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। बस थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और तुम कर ले जाओगे। अगर तुम्हारे 400, 450, 500, 550 नंबर आ रहे हैं तो आप 650 ला सकते हो, 625, 680, 690 तक भी जा सकते हो। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, सारे लेक्चर दिए, सारे नोट्स बनाए, सारे टेस्ट दिए, बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, एक साल ड्रॉप कर रहे हो, तो इस बार कसम खाओ कि भाई इस बार मैं ना सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए पढ़ूंगा। सिर्फ रैंक के लिए नहीं, टॉप 100 के लिए पढ़ूंगा, टॉप 500 के लिए पढ़ूंगा। जितना मैंने पिछले साल मेहनत किया था ना, उसका दोगुना मेहनत करके, सारा जो कमी हो सकता है सब कुछ पूरा करके मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा ना, बस आप इतनी मेहनत करूंगा ना कि भगवान ने ना सोची होगी कि एक इंसान इतनी भी मेहनत, इतना संघर्ष कर सकता है, इतना पेन ले सकता है। बस बेटा ईमानदारी से कह रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सिर्फ तुम ही नहीं हो कारण, कंपटीशन भी एक कारण है। लेकिन फिर भी उस कंपटीशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, हमें मेहनत करके उस कंपटीशन को फाइट करना ही पड़ेगा। नीट की तैयारी कंफर्ट जोन में रहने से, बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रह के, सुकून में रह के नहीं किया जा सकता। आपको एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा, नहीं तो अगले साल भी आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का गोल देखते हैं हमारा क्या क्या है। बेटा आज हम पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन, और बेसिक कैलकुलेशन फिजिक्स में कैसे काम आता है, नीट में आए हुए सवाल से आपको रिलेट करके दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग लॉग पढ़ रहे होंगे और लॉग का एप्लीकेशन फिजिक्स में कहां होता है वो करके हम देखेंगे। तो बेटा आपको पता है मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मुझे पता है बहुत मोटिवेटेड हो चुके हो तुम, बहुत जोश और जुनून से लेक्चर शुरू कर रहे हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो जोश और जुनून से आज लेक्चर शुरू कर रहे हो बेटा, मेंटेन रखना, हारना मत यार, मत होना डिस्ट्रैक्ट। बहुत लोग तुम्हें पीछे खींचने आएंगे, तुम अपने आप को भी पीछे खींचने की कोशिश करोगे, तुम भी डिस्ट्रैक्ट होगे, मत होना यार प्लीज। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारे माँ बाप का शकल देखो, बहुत लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, मत होना डिस्ट्रैक्ट। और जिस भी रीजन से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको एक पेपर में लिख लो, उसको एक पेपर में लिख लो कि क्या क्या गलती तुम्हारी हुई है, किस रीजन से, किस जगह पे, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से तुम सिलेक्शन से दूर हो गए। सोचने से नहीं होता बेटा कि हम कर लेंगे। बेटा आज
मतलब समझो तो कम से कम 5 लाख बच्चे पूरे इंडिया में, 5 लाख बच्चे, 4 से 5 लाख बच्चे पूरे इंडिया में तैयारी शुरू कर रहे होंगे और सब यही सोच रहे हैं कि मैं 4 दूंगा। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपको यहां पे ये सोचना पड़ेगा साहब कि मेरी टर्निंग पॉइंट क्या थी, कहां से मैं डेविएट हो गया था। ये सब लोग कमेंट करके लिखेंगे कहां से डेविएट हो गए थे तुम। क्या तुम लेक्चर देखने के प्रोसीजर में पहले ही राउंड में डेविएट हो गए थे? लेक्चर देखा था, बैकलॉग हो गया था, कि रिवीजन नहीं कर पाए थे, कि टेस्ट नहीं दे पाए थे, कि टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पाए थे? क्या था वो टर्निंग पॉइंट, उसको लिखना, एक्सेप्ट करो। और इस बार तुम उसको कैसे इंप्रूव करोगे ये भी लिखो। बेटा सोचने से नहीं होगा, बायोलॉजी सुन, लिखना पड़ेगा। सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा कि मैं कर लूंगा। कैसे करोगे? जो गलती पिछले साल हुई थी वो रिपीट भी हो सकती है, या नई गलती भी तुम कर सकते हो, ये भी तो समझो। आपको पता नहीं किस तरह का गलती तुम और दोहरा सकते हो, सोचो तो सही। तो लिख लो कि मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा, गलती हुई तो एक चप्पल खरीद के ले आऊंगा, उस चप्पल से 4 चप्पल मारूंगा अपने आप को, और गलती को दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा। एक प्लास्टिक का चप्पल खरीद के ले आना, भैया क्लास में जब भी सवाल गलत करोगे तो इसी चप्पल से तुमको लात खाना है, लिख लेना वहां पे एमआर का चप्पल। बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में भी टीचर कैसे इंटरेक्ट करके तुमको पढ़ाता है और तुमको कैसे ऑनलाइन सजा देता है ना, वो बहुत जरूरी है। जहां पे गलती करोगे याद रखना। दूसरी बात, फिजिक्स की स्पेशली मैं बात करूं तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नोट्स बन चुका होगा, जरूरी नहीं नोट्स बनाना, पुराने नोट्स लेके बैठना, उसमें थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना, ठीक है। दूसरी बात, जिनके पास नोट्स नहीं है, बेटा याद रखना कि सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे, बेसिक मैथ्स में तो सभी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस ही, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन जो एकदम नीट रिलेवेंट होगा, जो करना जरूरी है उस फॉर्मूले को समझने के लिए, और नीट में उसे सवाल आता है इसीलिए इसको आप नोट्स में लिखेंगे। और क्लास में ही साथ साथ में बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लिखते रह जाओगे तो बेटा मजदूरी रह जाएगी, नहीं लिखना है। आपको बेसिक नोट्स बनाना है जिसमें बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी, बेसिक चीजें होंगी, और कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एकदम नीट में आते हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड होता है उसको नोट्स में लिखना है। ये मैं क्लास में बता दिया करूंगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। वेक्टर पढ़ेंगे तब भी बता दिया करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लास्ट में कराऊंगा क्लास के, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को बेटा पीडीएफ में ही रहने देना, रफ कॉपी में लिखना। 10-10 लाइन के क्वेश्चन होंगे, 8-8, 20-20 लाइन के क्वेश्चन होंगे, तो उस क्वेश्चन को लिखते रह जाओगे, नहीं ना बेटा, उससे कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन लिखने से। तो आप क्या करेंगे कि इसको पीडीएफ में रहने देंगे, पीडीएफ मोबाइल में रहने देंगे, या इसका जेरॉक्स निकाल के इसको यहां से रिवीजन करेंगे। बाकी चीजें क्या होंगी कि नोट्स में जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। क्लास के बाद आपको मिलेगा डीटीपी, आपको मिलेगा एनसीईआरटी से होमवर्क और मॉड्यूल से होमवर्क मैं दूंगा, जिनको मॉड्यूल से सॉल्व करना है उनको, ठीक है। स्पेशली डीपीपी के क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी होमवर्क होंगे उसका अगले दिन सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा, अगले दिन सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं डीपीपी का भी बेटा। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सच में करने चाहिए, देखो एनसीईआरटी बायोलॉजी का सिर्फ नीट वालों के लिए होता है, एनसीईआरटी जूलॉजी बॉटनी का नीट वालों के लिए होता है, लेकिन फिजिक्स का एनसीईआरटी जेईई और नीट दोनों के लिए होता है। तो आप खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से एनसीईआरटी का सवाल नहीं लगाएंगे। मैं जो बोलूंगा क्वेश्चन या कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा वही आप पढ़ेंगे। मैं हर रोज एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा जब मैं फिजिक्स शुरू करूंगा। आपको चिंता नहीं करना है बेटा, रोज मैं दूंगा आपको फिजिक्स पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी का ये सवाल, ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर वो सॉल्व एग्जांपल होंगे तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसमें होगा। अगर मैं अनसॉल्व देता हूं, है ना, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन है सॉल्यूशन नहीं है, तो अगले दिन उसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो एनसीईआरटी का टेंशन खत्म, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, एनसीईआरटी का टेंशन खत्म। खुद से आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बात मानो, खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। सिर्फ तुम लेक्चर कर लोगे, लेक्चर नोट्स कर लोगे, डीपीपी कर लोगे, 50 में से 50 सवाल नीट में आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। यहां पे खड़े होंगे 50 में से 50 सवाल तुम्हारे यही से आएंगे, इसकी 100% गारंटी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लेक्चर कैसे लेंगे, वो हमने बता दिया। आपको नोट्स कहां तक बनाना है, बेसिक क्वेश्चन में क्लास में बता दिया करूंगा। जो नोट्स में नहीं लिखना है, बहुत लंबे लंबे सवाल, वो भी बता दिया करूंगा। आपको डीपीपी एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा, मॉड्यूल्स होमवर्क दूंगा, जिसका सॉल्यूशन मैं खुद दे रहा हूं अगली क्लास में। अब बात करते हैं कि बेटा जो फिजिक्स है ना, स्पेशली जब हम नीट फिजिक्स की बात करते हैं तो नीट फिजिक्स 100% कंसेप्चुअल है। आपको रटने से, रट्टा लगाने से दूर भागना पड़ेगा। आपको नीट फिजिक्स में अगर 160, 170, 180 नंबर लेके आने हैं, 160 प्लस अगर आपको नंबर लेके आने, दो ही चीज याद रखना चाहिए। 160, 170 प्लस नंबर चाहिए तो एक ही चीज याद रखना, क्या? आपको बेटा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा और उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब मैं रट्टा लिख रहा हूं, लेकिन किस चीज का रट्टा लिख रहा हूं? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना बेटा समझने के बाद। फॉर्मूला तो याद रखोगे ना समझने के बाद, कि फॉर्मूला भूल जाओगे? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो भाई इस बार नीट का पेपर देखो, इससे पहले नीट का पेपर देखो, उससे पहले नीट का पेपर देखो, 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। तो सबसे पहली बात, आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम फील करना पड़ेगा। भाई एकदम जान लगा के, विजुअलाइज करा के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और फील कराऊंगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार। जब भी फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाए, तुमको एक कॉपी लेना है। फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही तुमको एक कॉपी उठाना है, कॉपी में ये प्लेन पेज लेना है, लेक्चर बंद करना है और इस पेज पे लिखना है कि आज इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस समझाया था सर ने, ये स्पेशल केस समझाया था, ये यहां लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, आपको खुद लिखना है। बेटा ये बहुत बड़ा काम है, रॉकेट साइंस है कि बहुत इजी है? ये तुम कर पाओगे? हां या ना में जवाब दो। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अगर तुम फुल कंसंट्रेशन से वो लेक्चर देखते हो, तो क्या लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेज लेके उसके फॉर्मूले, उसके लिमिटेशन, उसके बेसिक केस, कहां पे वैलिड है, कहां पे नहीं वैलिड है, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। पहले दिन तुमसे नहीं होगा।
तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, अच्छा आज क्या पढ़ाया था सर ने और याद ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में आप लेक्चर के नोट्स देख लो, अच्छा ये पढ़ाया था, फिर पीछे जाओ, फिर पीछे जाओ और पीछे जाके फिर रफ पेज पर लिखो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा। और ये सभी लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाद एक रफ पेज लेना है, रफ पेज में फॉर्मूला रफ में लिखना है, थ्योरी, उसके स्पेशल केस, उसके लिमिटेशंस, ये आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने बताया था, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को एक पेज पर लिखना है और पेज पर अपने मिस्टेक को लिख के अपने स्टडी रूम के दीवार पे चिपका देना। और जैसे इस मिस्टेक को दोबारा करो, जो प्लास्टिक का चप्पल खरीद के लाया उससे 2 चप्पल मारना और पढ़ाई में लग जाना, ज्यादा डिविएट मत होना, ज्यादा सोच के समय मत खराब करना। अब बात आती है कि लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है नीट में, ठीक है ना। लैंग्वेज समझना, अंग्रेजी ही नहीं आता बच्चों को, अंग्रेजी पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। बहुत बड़े सवाल होते हैं, लेकिन उस सवाल का सॉल्यूशन एक ही लाइन का होता है। लेकिन बच्चे उस सवाल का सॉल्यूशन तब कर पाएंगे ना जब उसका लैंग्वेज समझेंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद लैंग्वेज वाले सवाल आपको बहुत करने पड़ेंगे। तो ये मैं होमवर्क में बहुत दूंगा, जिसमें लैंग्वेज बहुत सारा लिखा होगा, उसको कैलकुलेशन आपको सवाल समझ के फॉर्मुला लगा खुद करना है। उसके बाद बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे मैथमेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स में। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए, फॉर्मुला याद हो गया, अगर आप लैंग्वेज से डील करना सीख गए, अंग्रेजी के भिखारी तुम पहले ही हो। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को सवाल ही पढ़ के जल्दी समझ ही नहीं आता क्या कह रहा है, बताओ कितने लोगों को सवाल पढ़ के ये समझ ही नहीं आता कि सवाल क्या कह रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो बेटा ये पहला स्टेप है जहां पे आपको लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। लैंग्वेज को डिकोड जब करना सीख जाओगे ना बेटा, अब ये कैसे होगा, अब देखो, अब अंग्रेजी का ट्यूशन तो तुम लगा नहीं सकते, अच्छा वैसे भी जनरल इंग्लिश तो तुम्हें सीखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि फिजिक्स के सवाल जो होते हैं बड़े बड़े लैंग्वेज वाले, उसको कैसे जल्दी समझे। अब ये कैसे ठीक होगा तुम ही बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कैसे ठीक होगा। बहुत सारे सवाल करके, सर बहुत सारे सवाल कैसे कहां से मिलेंगे, टीपीपी में। सर नहीं हुआ तो एमआर उसका सॉल्यूशन देगा। अब बताओ, जिस दिन तुम और मैं करूंगा फ्रेम, मैं नए नए सवाल बना के दूंगा, मैं खुद नए नए लैंग्वेज लिख के दूंगा, देखना तू डीपीपी में। अब जैसे फिजिक्स शुरू होगा ना, फिजिक्स में ऐसे बनेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में बेसिक मैथ क्या बनेगा, वेक्टर में खूब सारे आधा पेज का सवाल लिख के दूंगा, आधा पेज का। उसको पढ़ के समझने में तुमको टाइम लगे, और जब टाइम लगा के समझ जाओगे एक बार, और ये भी सीखने में समय लगेगा, जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना कि अच्छे अच्छे सवाल को डिकोड करना सीख जाओगे ना बड़े बड़े लेंथी लैंग्वेज में, तो भाई सब मजा आ जाएगा। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन के लिए बेटा डिटेल में 9 से 10 लेक्चर में मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। और सुनो, बेसिक मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि हर बेसिक मैथ का फिजिक्स में कहां पे एप्लीकेशन है वो दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूं मैं, हर बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ाने के बाद फिजिक्स से रिलेट करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा एक सोच, जरूरी नहीं है सीखना। कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं रहता, बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट काम आता है, यहां तक पता है ना। बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, लैंग्वेज से डील करना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन से सवाल करना सिखाऊंगा, और ये उसके ऊपर की सोच एमआर स्टार। हालांकि आज ये फैशन हो गया आजकल, किसी को भी लगता है कि ये फेमस होने का तरीका नहीं यार, बच्चे इसलिए पसंद करते हैं कि उनको हम कंसेप्ट बहुत अच्छा सिखाते हैं, उसको सवाल बहुत अच्छे तरीके से सिंपल बेसिक स्टेप सॉल्व करके उसको अच्छे से दिखाते हैं। कोई भी आता है अपने नाम के आगे लगा लेता है, कह रहा है कि मैं ये बताऊंगा डैश स्टार। अरे भाई ये डैश स्टार कुछ नहीं होता, डैश स्टार जैसी कोई चीज नहीं होती। बच्चों को फिजिक्स समझाना आना चाहिए, बच्चे को एक बार फिजिक्स समझ आएगा, बेसिक कैलकुलेशन वो कर लेगा ना, तो बहुत बढ़िया है। ये डैश स्टार कोई चीज नहीं है, और ये कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक सवाल को, कंसेप्ट को सोचने का एक बेसिक मेथड है, बेसिक तरीका है डीप में एनालाइज करने का। यहां तक तो हम डीप में एनालाइज कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद और कैसे डीप में एनालाइज कर सकते हैं और किस अलग अलग मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, उसका मैं ये कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्योंकि बेटा 21 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 लाख बच्चा वही सेलेक्ट होगा जिसको बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला के साथ साथ सवाल को सॉल्व करने का अच्छा मेथड आएगा, और कैलकुलेशन फास्ट होगा। कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है, उसके बाद उसको एमआर स्टार भी आएगा। साम दाम दंड वेद सब कुछ जरूरी है, साम दाम दंड वेद। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं सीखना है, ये मैं फील नहीं कर पा रहा, तो यहां तक ही सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये कंपटीशन है, इसमें हर तरह के ट्रिक और चीजें आपको एक सोच अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए। चलिए, हाँ अपने नाम के आगे स्टार लगाने से कुछ नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही रख दिया था। अब बेसिक मैथ में क्या पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं एक बार। तो बेसिक मैथ में मेरा सीक्वेंस क्या होगा पढ़ाने का, ये मैं पहले इसलिए बता देता हूं कि बाद में तुम परेशान मत हो। सबसे पहले मैं बेसिक कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मैं करना सिखा दूंगा एक बार। आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो सीख लीजिए। अगर आता होगा तो भी स्पीड कैसे इंक्रीज करना वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉगरिथमिक, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद पढ़ाऊंगा जीपी एपी सीरीज, उसके बाद बेटा मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ, उसके बाद पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, उसके बाद पढ़ाऊंगा बाइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इतना बेसिक मैथ में सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद वेक्टर का चैप्टर अलग से स्टार्ट होगा। क्या इतना अगर मैं बेसिक मैथ में सीख लूं तो मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, फिर लॉग सिखाऊंगा, फिर ट्रिगोनोमेट्री सिखाऊंगा, जेपी एबी सीरीज सिखाऊंगा, सारे ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल, सबका ग्राफ, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर बाइनोमियल। और बेटा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, स्पीड बढ़ाना है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम एकदम धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करो तो बेटा सुनो, बायोलॉजी वाले हो तुम, एक चीज एक्सेप्ट करो कि सिर्फ सवाल को देखने से और उसको देखते रहने से और उसके बारे में सोचने से सवाल सॉल्व नहीं होता है। आपको पेन उठा के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेन उठा के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ वो भी सिखाऊंगा भाई, एलसीएम लेना, परसेंटेज,
परसेंटेज, ये सब सिखाऊंगा, ये बेसिक कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो बेटा कलम चलाओ, बिना कलम चलाए सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, बिना पेन उठाए बिना कैलकुलेशन के सवाल सॉल्व नहीं होते, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जल्दीबाजी मत मचाना। तू देख भाई, फिजिक्स में तू कितना भी समझ ले, लेकिन लास्ट में सवाल सॉल्व करते समय क्या काम आता है? कैलकुलेशन ही ना। तो अगर मैं बोलूं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? बेसिक मैथमेटिक्स। जब तक आपका बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत बच्चे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, गाली देते हैं, अरे पागल आदमी है, 10-12 लेक्चर में बेसिक मैथ पढ़ाता है। एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर में, रोटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या काम आता है? कैलकुलेशन। बेसिक मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आता है बताओ? कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशन आता है। तो भाई उसमें आपकी रफ्तार बढ़नी चाहिए। डिफरेंशिएशन ही तो है हर जगह पूरी फिजिक्स में, इंटीग्रेशन ही तो है। और बताओ किस चैप्टर में ग्राफ नहीं है? बताओ जरा, किस चैप्टर में ग्राफ नहीं है? बताओ जरा। सर हर चैप्टर में ग्राफ आता है, हर चैप्टर में ग्राफ आता है। तो ग्राफ की एनालिसिस डिटेल में नहीं कर लेनी चाहिए पहले? क्या यहां से डिफरेंशिएशन हर चैप्टर में नहीं आता? क्या इंटीग्रेशन हर चैप्टर में नहीं आता? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन हर चैप्टर में नहीं है? क्या बेसिक कैलकुलेशन हर चैप्टर में नहीं है? तो ये बेटा लिख लेना नोट्स में, ये लिखना, पहले की चीजें जरूरी नहीं लिखना, लेकिन ये लिख लेना कि ये स्टेप से हम फॉलो करेंगे और ये सारी चीजें हम कवर करते हुए जाएंगे। अब आओ हम पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर का कंसेप्ट। यहां पे बच्चे बहुत ही गलती करते हैं, सुनो ध्यान से भाई, जान निकल जाता है इस घनघोर बायोलॉजी को कैलकुलेशन कराने में। तो पहला जो पावर का कंसेप्ट है कि इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं हो, 2, 4, 6, 8, 10, उसका पावर अगर जीरो है तो रिजल्ट उसका क्या होता है? 1। 8 का पावर जीरो क्या होगा? 1। 10 का पावर जीरो क्या होगा? 1। ई का पावर जीरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलते सर ई क्या होता है? ई इज नथिंग बट अ नंबर, ई इज नथिंग बट अ 2.71। 2.71 का पावर अगर जीरो हो तो क्या हो जाएगा? 1। सर ऐसा काम आता है क्या? इन नंबर ऑफ टाइम्स ये काम आता है बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में।